अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है सबको? क्या हाल है? होपफुली सब अच्छा चल रहा होगा रमज़ान में। तो आई एम अब्दुल्ला वसी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, थर्ड ईयर। तो काफ़ी लोग जानते होगा, कुछ है नहीं देखा होगा बट खैर। अ, आज का टॉपिक तो आईओटी से रिलेटेड है, लेकिन वहाँ तक जाने से पहले थोड़ा सा कुछ और डिस्कशन करते हैं। मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, राइट? तो वैसे थम्स अप रिएक्ट कर दें इफ़ यू आर, एंड इफ़ यू आर नॉट तो थम्स डाउन रिएक्ट कर दें। सही, गुड। तो वॉट एवर योर बैकग्राउंड इज, इट डजेंट मैटर। आईओटी की अगर बात करें तो आईओटी इज इन एवरी फील्ड, ठीक है। आईओटी इज इन एवरी फील्ड से मेरी क्या मुराद थी, पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं व्हाट इज आईओटी। ठीक है। आईओटी, वेट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है जी, ये वाली स्क्रीन विजिबल है सबको? गुड, ठीक है। अच्छा, आईओटी बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसको अगर हम बेसिक वर्ड्स में बात करें ना, तो ये इस तरह से है, लाइक लेट्स से एक डिवाइस है एंड आई वांट दैट डिवाइस टू टॉक टू सम अदर डिवाइस। ठीक है। लाइक देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, और वो ग्रुप में वर्क कर रहे हैं, सबकी अपनी स्किल्स हैं, और सब कैसे वर्क करेंगे, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन में वर्क करेंगे। ठीक है। तो जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हाउ विल दे नो अबाउट ईच अदर ना, कि कौन कहाँ तक किसकी प्रोग्रेस पहुंची, किसने कितना काम कर लिया। तो दे हैव टू स्टे इन अ कम्युनिकेशन, राइट। तो यही सेम काम कहाँ होता है, आपके आईओटी के अंदर होता है। आपकी डिवाइसेस दूसरे डिवाइसेस से बात करती हैं, उनको हम इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, यानी उनका एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं कि एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से बात कर सके। सिंपल, ठीक है। हर डिवाइस का अपना कंट्रोलर होता है, हर डिवाइस के अपने सेंसर्स होते हैं, ठीक है। और हर डिवाइस के बीच में डेटा एक्सचेंज होता है, विद द यूजर भी हो सकता है और डिवाइस टू डिवाइस भी हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। होम ऑटोमेशन का सबको पता होगा, राइट? ज़्यादातर ने नाम सुना ही होगा होम ऑटोमेशन का, या स्मार्ट होम्स या इस तरह की चीज़ें। तो स्मार्ट होम या होम ऑटोमेशन के कॉन्सेप्ट में ये पॉइंट आता है कि आप मोबाइल फ़ोन से या सेल फोन के थ्रू आप पूरा घर कंट्रोल करते हो। लाइट हो गई, फैंस हो गई, इवन के कर्टन्स के ऊपर भी मोटर्स लगने लगी हैं। कर्टन्स तक हम जो है वो इसी से कंट्रोल करते हैं। कुछ कह रहे हैं मोहम्मद मदरसा? ओके। ठीक है। कहाँ थे? कर्टन्स के अलावा हम डोर्स भी अगर देखें तो वो भी ऑटोमेटेड होते हैं। आपने गैराज वगैरह के डोर्स देखे होंगे जनरली, वो ऑटोमेटेड होते हैं। या हम मॉल्स में जाते हैं तो सेंसर लगा है, डोर ओपन हो गया। लेकिन वो तो देखें सबके लिए ओपन हो रहा है ना, राइट? मुझे अपने घर का गेट ओपन करना है, सिर्फ मेरे आने से ओपन हो, तो उसके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन, कुछ कम्युनिकेशन, फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, रेटिना स्कैन होता है आइस का, थंब प्रिंट होते हैं, ये सारी चीज़ें डालना पड़ती हैं। फिर मैं घर के अंदर आया, एक स्पीकर लगा हुआ है, उससे मुझे ग्रीटिंग्स मिली, मुझे टेम्परेचर पता चल रहा है घर का, न्यूज़ ओपन हो गई, ठीक है, और एसी वगैरह ऑन हो गया। हाउ इज दैट हैपनिंग? मतलब एसी एक अलग डिवाइस है, टीवी पे न्यूज़ चल रही है, दैट इज़ अ डिफरेंट डिवाइस, सबके अपने कंट्रोलर्स हैं। ये सब कैसे काम कर रहे हैं? तो इन्हीं को आपस में वर्क कराना, दैट इज़ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है। ओके। अच्छा, ये एक छोटी सी ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं, ये देखें, ग्रोसरी से लेके आपकी फैक्ट्रीज हो गई, आपके मोबाइल डिवाइसेस हो गई। अच्छा, एज आईओटी डिवाइसेस पे हम एंड में बात करेंगे, दैट इज़ अ टोटली अनदर टॉपिक, बहुत बड़ी फील्ड है, इस वक्त बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज आ रहा है इसकी डिमांड के अंदर, और इसमें काफ़ी लोग वर्किंग कर रहे हैं, तो इसका मैं आइडिया आपको बाद में देता हूँ। डेटा सेंटर्स में आईओटी का यूज़ किस तरह से होता है, ये डिस्कस करते हैं। इसके अलावा सिटीज़ में ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए, कैमराज हो गए, इन सब में आईओटी का यूज़ है, ठीक। तो ईटीसी, आप जहाँ चाहें आप वहाँ लगा सकते हैं आईओटी। वेयरेबल्स की बात करें, एप्पल की वॉच, सैमसंग की वॉच, हेल्थ बैंड्स हो गए, इस तरह की चीज़ें सब में आईओटी यूज़ होती है, ठीक है। जहाँ भी एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से टॉक करनी हो, या कम्युनिकेशन करना हो, या नेटवर्क फॉर्म करना हो, आईओटी इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। ये स्मार्ट होम की एप्लीकेशन आ गई, लाइट्स, कर्टन्स, और सेंट्रल एसी हो गया, वीडियो इंटरकॉम्स वगैरह हो गए। वीडियो इंटरकॉम्स आर लाइक आपके मेन गेट के ऊपर एक पैनल लगा हुआ होता है, कोई अगर डोर बेल रिंग करता है तो उस पर कैमरा और स्क्रीन ऑन हो जाती है। स्क्रीन उस पर नहीं ऑन होती, बस उसका कैमरा ऑन हो जाता है, आपके पास स्क्रीन भी ऑन हो जाएगी, तो आप उसकी पिक्चर देख सकते हो और उससे बात कर सकते हो कि कौन है, ठीक है। सेफ्टी बढ़ती है, गेट पे जाके पूछोगे, इससे बेटर है पहले ही आपको पता चल जाए, और कैमरा में पिक्चर भी देख लोगे, वेरीफाई भी हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने बताया, एयर कंट्रोल वगैरह, स्मार्ट मीडिया, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द आईओटी। अच्छा, स्मार्ट ग्रिड वगैरह की बात की जाए तो आजकल आपने देखा होगा हम लोग सोलर यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, सोलर पैनल्स जनरली घरों में ऐसे भी लगे हुए होते हैं, लाइक 12 वोल्ट का सेटअप भी होता है, और इन्वर्टर के साथ भी लगते हैं। अच्छा, इन्वर्टर क्या करता है, उसमें पैनल से आने वाली वोल्टेजेस को यूज करता है, डीसी वोल्टेजेस को, और आपको 220 वोल्ट एसी प्रोवाइड करता है, दैट इज ऑल फॉर द इन्वर्टर। उसमें कुछ कम्युनिकेशन के पार्ट आते हैं वाईफाई से रिलेटेड, जिसमें आप मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, तो इन्वर्टर का पूरा डेटा आपके मोबाइल पे आता है, आप ऑन ऑफ कर सकते हो, सब कुछ हैंडल कर सकते हो वहां से, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट ग्रिड। क्योंकि इस वक्त जो हाल चल रहा है पेट्रोलियम का, सबको पता है, उसकी वजह से हम शिफ्ट हो रहा है, पूरा शिफ्ट आ रहा है। जैसे इंडस्ट्री 3.0, अगर किसी ने नाम सुना हो, दैट वाज अ रेवोल्यूशन इन द इंडस्ट्रियल फील्ड्स। तो उसमें हुआ ये था कि पूरी इंडस्ट्री जो है वो ऑटोनोमस मशीनरी की तरफ आ रही थी। फिर इंडस्ट्री में एक और चेंज आया, दैट वाज फॉर इंडस्ट्री 4.0 और समथिंग, इस वक्त 5 की तरफ जा रहे हैं। उसमें ये हो रहा है कि इंडस्ट्री अपना ग्रिड खुद जनरेट करेगी, ठीक है। क्लियर है सबको? अभी तक कुछ पूछना तो नहीं है? बोरिंग तो नहीं फील हो रहा? थोड़ा सा रुक जाए बस, माइक्रो कंट्रोलर्स की तरफ जाएंगे, फिर इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो होता ये है कि अभी जो जैसे ये शिफ्ट आ रहा है ग्रिड्स खुद फॉर्म करना, बात सारी ये है कि मैं किसी कंपनी से यूटिलिटी की अगर ग्रिड परचेज कर रहा हूँ, तो फायदा क्या? अच्छा खासा रेवेन्यू तो मेरा वहां चला जाएगा, सारी मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक, सारी डिवाइसेस, उसके कंट्रोलर्स भी इलेक्ट्रॉनिक है, लाइट फैन सभी चीजें यूज करनी है मुझे, तो इसलिए ग्रिड फॉर्म किया जाता है। अब ग्रिड फॉर्म कर रहा हूँ तो उसे मैनेज भी तो करना है ना। अब अगर मैं पावर स्टेशन की बात करूँ, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स मौजूद हैं जो पैनल पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स भी मौजूद हैं जो पावर मैनेजमेंट का काम करते हैं। ये सारी फील्ड्स हैं हमारी जॉब्स हैं इन फील्ड्स में ना। तो होता ही है कि वो मॉनिटर कर रहे हैं भाई, वोल्टेज का अप डाउन हो गया, फ्रिक्वेंसी मैच करना, जनरेटर्स को आपस में लिंक करवाना, कि एक जनरेटर अगर मेंटेनेंस के लिए ऑफ हो रहा है तो दूसरे को कैसे लिंक करना है, लोड कैसे शेयर कराना होता है, दीज ऑल थिंग्स ये ह्यूमंस आर मैनेजिंग दिस। कंपनी में मैं अगर किसी को इस काम के लिए रखता हूँ तो मुझे पूरी टीम रखना पड़ेगी। तो इजंट इट बेटर कि हम एक आईओटी बेस्ड डिवाइस बना दें, एक सर्वर रूम हो, उसमें एक कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है। और मोर ओवर, जो मैंने जैसे पहले बोला था आपको, एज डिवाइसेस की बात की थी, तो ये नया कॉन्सेप्ट आया है। जैसे पहले हम अगर आप में से किसी ने एआई के साथ वर्किंग की हो, कोई छोटा मोटा मॉडल, कोई थोड़ी बहुत एजेंट ट्रेनिंग, तो आपने नोट किया होगा हम कोलैब वगैरह यूज़ कर रहे हैं, गूगल कोलैब हो गया, या हम जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहे हैं, या और कुछ बात करते हैं। तो इन जनरल मेरा कहने का मतलब कि हम क्या यूज कर रहे होते हैं, कोई सर्वर यूज कर रहे होते हैं, मॉडल हमारे लैपटॉप या हमारे सर्वर्स या कंप्यूटर्स पे नहीं होता, हम जनरली डिप्लॉय करा हुआ होता है हमने किसी न किसी सर्वर के ऊपर, उन्हीं का जीपीयू यूटिलाइज कर रहे होते हैं और अपने पास सिर्फ रिजल्ट्स जनरेट करवा रहे होते हैं ऑनलाइन।
ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग। क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग में क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शन है, किसी और की स्टोरेज है, किसी और का कंप्यूटर है, किसी और का जीपीयू है, सिर्फ मैं यहाँ से हैंडलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक थी जब तक मॉडल्स इतना एडवांस नहीं हुए थे। ठीक है, बहुत बल्कि बड़े बड़े मॉडल्स थे, सब यूज कर रहे थे, लेकिन फिर सिक्योरिटी पर्पस फीचर्स का इशू आ गया। सिक्योरिटी पर्पस की वजह से हम क्लाउड पे कुछ मॉडल्स नहीं रन कर सकते, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आईओटी डिवाइसेस की सिक्योरिटी क्या होती है, आई लेट यू नो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन। ठीक है, और कैसे टेस्टिंग होती है, सारी चीज़ें बताऊंगा इन डिटेल। अच्छा, तो हुआ ये कि जब ये इशू आया कि हम उसको रन नहीं कर सकते सर्वर्स के ऊपर, तो फिर कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ कि व्हाई नॉट यूज द डिवाइस मेमोरी इटसेल्फ। उसके अंदर क्यों ना फीड की पूरा एक जो आपका एआई मॉडल होता है उसको रखा जाए। सवाल फिर वही आता है, अगर मैं एक जीपीटी के छोटे से मॉडल की बात करूं तो वो 1.7 बिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेन हुआ हुआ है। इट नीड्स अराउंड 500 जीबी ऑफ माई स्टोरेज स्पेस। फिर उसको जो जीपीयू चाहिए वो तो कुछ और है। तो इतनी तो जनरली होती नहीं है, एसएसडी जो जनरल रख के आती है वही खाली 256 होती है। तो इन जनरल बात कर रहा हूँ, नॉर्मल वर्किंग लैपटॉप्स की, जो गेमिंग वगैरह है उनकी बात नहीं कर रहा। तो वहाँ पे आपकी हार्डवेयर यूटिलाइजेशन आ जाती है, फिर आपको कॉस्ट पे करना पड़ रही है उसकी। फिर वही बात है, बल्कि सेटअप्स उनको ठंडा रखो। तो नई डिवाइसेस और नए मॉडल्स जनरेट किए गए हैं, जैसे आपकी ESP32S3 या C3 का नाम अगर किसी ने सुना हो। राइट, S3 एक अच्छा डेवलपमेंट बोर्ड है, उसके अंदर ARM Cortex M6 के नाम से एक चिप लग के आती है। ARM Cortex M6 क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। ये एक आर्किटेक्चर है माइक्रो कंट्रोलर की चिप डिजाइनिंग का, इंटरनल आर्किटेक्चर। ठीक है, जो CIS डिपार्ट के हैं और थर्ड ईयर के आएंगे, उन्होंने पढ़ा होगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का कोर्स, तो उनको आइडिया होगा इसका। और जो अभी हमारे थर्ड ईयर के, उन्होंने MPI वगैरह का कोर्स अगर पढ़ा होगा तो उसके अंदर भी यही है। ठीक है, और बाकी जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनको छोटा सा आइडिया दे दूं, अगर आईसी डिजाइनिंग का कोर्स पढ़ा है उसके अंदर जो मॉसफेट्स और चीज़ें पढ़ी थी, इससे थोड़ा सा ऊपर है गेट लेवल के ऊपर। ठीक है, गेट्स को और मल्टीप्लेक्सर्स और इस तरह की चीज़ें यूटिलाइज करके हम एक पूरा सिस्टम जो डिज़ाइन करते हैं एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर का, उसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो उसमें से एक आर्किटेक्चर है M3 कॉर्टेक्स, आर्म कंपनी की तरफ से है, जिसके आपके इंटेल के प्रोसेसर्स और इस तरह की चीज़ें आती हैं। ठीक है, अच्छा, तो उसके अंदर उन्होंने AI एक्सेलरेटर्स लगाना शुरू किया। अच्छा, AI एक्सेलरेटर क्या करता है, जो काम जीपीयू कर रहा था ना इतनी ज़्यादा कॉस्ट पे, जीपीयू कितने महंगे होते हैं, RTX 6050 की बात करें या और किसी की बात कर लें तो 6050 वैसे स्टार्टिंग उसकी 13 लाख रुपए से है एक इतने से जीपीयू की, और एक से भला होता भी नहीं है, दो लगाना पड़ जाते हैं कभी कभी, तो अच्छी खासी महंगी प्राइस है। ठीक है, नॉर्मली वी कांट अफोर्ड, इतना नहीं पे करना हमें। तो AI एक्सेलरेटर क्या करता है, जीपीयू का काम करता है 1/3 ऑफ द प्राइस। ठीक है, 1.5 लाख रुपए का AI एक्सेलरेटर अगर मैंने यूज कर लिया तो क्या करेगा वो वही काम करेगा जो जीपीयू कर रहा था, लेकिन उसके मॉडल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, टाइनी मॉडल्स होते हैं, या मॉडल का डिजाइन कुछ डिफरेंटली बना हुआ होता है, इस तरह की चीजें होती हैं। अब होता क्या है, एज डिवाइस में आपका मॉडल आपकी डिवाइस के अंदर है और वो खुद ही मॉनिटरिंग कर रहा है। ठीक है, इसको लिंक करते हैं स्मार्ट ग्रिड से, जहां मैंने 10 बंदे रखे थे मॉनिटर करने के लिए, उसी स्मार्ट ग्रिड पे एक एज डिवाइस लगाई है मैंने IoT बेस्ड, और वो खुद मॉनिटर कर रही है। सही है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन सारी चीजें, और उसको ऑन ऑफ करना, रिलेज वगैरह लगी हुई है, वो सब कुछ खुद हैंडल कर रही है। सही है, अब जहाँ पे उसके बस की बात नहीं होगी, कुछ ऐसी हैंडलिंग होगी, वो अलर्ट आपके पास आ जाएगा सेल फोन्स पे, या अगर आप कंपनी के अंदर मौजूद हैं तो बेल्स रिंग होने लगेंगी, आप जाके खुद चेक कर लोगे कंट्रोल रूम। सही, कितना इजी हो गया वर्क। ये होता है स्मार्ट डिवाइसेस और IoT को यूटिलाइज करने से। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं एप्लीकेशंस, तो आप देख सकते हैं जियो टारगेटेड SMS। अच्छा, जियो टारगेटेड SMS क्या होता है, अगर लकी वन वगैरह में आप लोग गए हों तो आपने नोटिस किया होगा, वहां जाने के बाद या वहां परचेजिंग करने के बाद या इवन के घर आने के बाद आपके पास इंस्टा पे आपके SMS में ऑफर्स आने लगती हैं, बाय वन गेट वन फ्री, सना सफिनास की आ गई, या आइडियाज की आ गई, जारा की आ गई, व्हाट्सएवर। ठीक है, शूज की आ रही है, स्केचर्स की और एडिडास की, तो इस तरह से आने लगती है। ये होता कैसे, ये आप जब उस विसिनिटी के अंदर एंटर होते हो ना, तो आपकी डिवाइस, मोबाइल डिवाइस बेस्ट डिवाइस है IoT के लिए।
ठीक है, इसमें सारी सेंसर सारी फीचर्स मौजूद है, मैं बताऊंगा किस तरह। ठीक है, और जब आप उस विसिनिटी के अंदर जाते हो तो वहां से सिग्नल जनरेट होता है और आपके मोबाइल पे आपको टैक्स आ जाता है, या आपने परचेजिंग करी, नंबर दिया, वहां नंबर एंटर हो गया, मॉल के सिस्टम में चला गया, वो पूरा आईओटी नेटवर्क बना हुआ है मॉल का, वो आपको एसएमएस करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स हाउ द एडिडास की तो इस तरह से आने लगती है। ये होता कैसे? ये आप जब उस विसिनिटी के अंदर एंटर होते हो ना, तो आपकी डिवाइस, मोबाइल डिवाइस बेस्ट डिवाइस है आईओटी के लिए। ठीक है, इसमें सारी सेंसर सारी फीचर्स मौजूद है, मैं बताऊंगा किस तरह। ठीक है, और जब आप उस विसिनिटी के अंदर जाते हो तो वहां से सिग्नल जनरेट होता है और आपके मोबाइल पे आपको टैक्स आ जाता है, या आपने परचेजिंग करी, नंबर दिया, वहां नंबर एंटर हो गया, मॉल के सिस्टम में चला गया, वो पूरा आईओटी नेटवर्क बना हुआ है मॉल का, वो आपको एसएमएस करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क। ठीक है, अच्छा, स्मार्ट शेल्फ्स वगैरह हैं आरएफआईडी टैग्स के थ्रू। ठीक, आरएफआईडी टैग तो आप लोगों ने यूज किया होगा, नहीं किया तो आइडिया दे देता हूँ मैं। मीज़ान का बैंक कार्ड देखा है? मीज़ान के बैंक कार्ड में आजकल टैप का ऑप्शन आने लगा, आपको इंसर्ट करने की नीड नहीं होती, आप काउंटर के ऊपर टैप करो एंड आपका कार्ड रीड हो जाता है, अमाउंट एंटर करो, पैसे आ जाते हैं। लोगों का कार्ड फंस जाता था और 10 मसले होते थे, उससे बचने का बेहतरीन सा हल निकाला ये। ठीक है, तो दैट इज समहाउ रिलेटेड टू आईओटी। ठीक है, ओके, ये कुछ करंट स्टेटस है आईओटी का। मैं बताता हूँ आपको आईओटी आई कब। आईओटी इंट्रोड्यूस हुई थी 2012 कह सकते हैं, स्टार्टिंग आईओटी की, राइट। 2012 में आईओटी स्टार्ट करवा दी गई थी, लेकिन आईओटी का जो सही यूज आया है ना, वो आया है 2016 के बाद से। उसका रीजन है ESP32 की चिप अवेलेबल हुई थी फर्स्ट टाइम 2016 के अंदर, और ESP32, और आप लोगों ने आर्डविनो का सेशन लिया था, राइट, उसमें माइक्रो कंट्रोलर्स बताए थे आपको। तो आर्डविनो और ESP32 का अभी थोड़ी देर में कंपैरिजन करते हैं, फिर आपको आइडिया होगा कि ESP32 आने से ऐसा क्या हुआ कि हम आईओटी के ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो गए, एक मेजर चेंज आया आईओटी के अंदर। ठीक है, ये आप लोग कुछ चार्ट्स वगैरह देख सकते हैं, ये रिसेंट के हैं, इतने पुराने नहीं हैं। ठीक है, और पिक्चर्स वगैरह आपको मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं कितना रैपिड चेंज आया 2015 के बाद से। सबसे ज़्यादा रैपिड चेंज 2015 के बाद से आया। ठीक है, उसका रीज़न यही था कि कंट्रोलर्स अच्छे अवेलेबल थे। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ कंट्रोलर्स की। सबसे पहले आर्डविनो सबने यूज़ करी है, नहीं भी की तो एटलीस्ट देखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को तो पता ही होता है आर्डविनो का। तो आर्डविनो एक बेसिक सा माइक्रो कंट्रोलर है, 16 बिट्स पे काम करता है, 16 बिट प्रोसेसिंग है सिंपली, 8 बिट इनपुट होता है और एनालॉग इनपुट में 10 बिट्स अलाउ होती हैं। ये कैसे पता चलता है, मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे पता चलता है। सेकेंडली, नोड एमसीयू क्या है? नोड एमसीयू वाज अवेलेबल फ्रॉम 2007 और 8 अराउंड ना, इसमें नोड एमसीयू का मॉड्यूल आ गया था। अच्छा, नोड एमसीयू इज एन ओल्डर वर्जन ऑफ ESP32। ESP8266 अगर नाम सुना हो किसी ने, तो वो नोड एमसीयू होती थी। इसकी प्रोडक्शन जनरल में बंद हो चुकी है, लेकिन चाइना ने इसका कुछ पार्ट लिया हुआ है और वो डेवलप करता है इसको, तो आपको मिल जाएगा मार्केट में, लेकिन ये बहुत कोई खास नहीं है, इसकी मेमोरी वगैरह बहुत कम है। देन कम्स योर रेस्पबेरी पाई। तो रेस्पबेरी पाई में क्या होता है, आपके पास माइक्रो प्रोसेसर होता है, कंट्रोलर नहीं होता। ठीक है, मैं पहले क्लियर कर दूं, माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो और उसको रन करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने के बाद फिर आप माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर एक कोई IDE डाउनलोड कर लोगे, लाइक लेट से VS कोड इंस्टॉल कर लिया मैंने, ठीक है, और VS कोड के ऊपर फिर मैं अपना प्रोग्राम बना के रन कर रहा हूँ, और वो प्रोग्राम ऐसा होगा कि वो उस माइक्रो कंट्रोलर की हार्डवेयर पिन से इंटरफेस कर सकता होगा। ठीक है, अच्छा, माइक्रो कंट्रोलर की जहाँ पे बात है, तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है, लेकिन स्पेसिफिक टाइप का होता है। ठीक है, किस तरह से स्पेसिफिक होता है? लेट से आपका कैलकुलेटर है, आपकी कैलकुलेटर के अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर है, तो क्या उसमें प्रोसेसर नहीं है? बिल्कुल है प्रोसेसर, लेकिन वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक है। आप सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो, फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन करवा रहे हो, मैट्रिसेस सॉल्व कर लेते हो, सही है। गेम नहीं खेल सकते उसके ऊपर। क्यों नहीं खेल सकते? क्योंकि वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक आईसी की टाइप है, एसिक कहलाती है ऐसी आईसीज, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो उसमें आपका माइक्रो कंट्रोलर भी आता है। क्यों आता है? माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामेबल है, नो डाउट, लेकिन इसका कोई ओएस नहीं होता, इसके अंदर कोई
आप इस तरह से नहीं कर सकते कि आप इससे पहले बूट करो पूरा, फिर इसमें प्रोग्राम की फाइल ओपन करके रन करो, कुछ भी नहीं। इसको आपने पावर दी, इसके अंदर जो प्रोग्राम सेव हुआ हुआ है वो क़यामत तक चलता रहेगा जब तक इसे पावर मिलती रहेगी, या until you don't change it। ठीक है। सेम गोज फॉर आर्डुइनो ईएसपी। डिफरेंस क्या है, मैं अब डेटा शीट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ, फिर आपको उसका डिफरेंस आइडिया हो जाएगा क्या है। अच्छा, ESP32 जो आपके पास है ना, ये एस्प्रेसिव कंपनी की तरफ से, एस्प्रेसिव सिस्टम्स की अच्छी चिप है। इसकी चिप वगैरह अगर देखनी है तो आई विल पोस्ट द पिक्चर इन द ग्रुप। हमें जो नॉर्मली दिख रही होती है वो शील्ड दिख रही होती है, उसकी चिप इंटरनली होती है, बाहर उसकी चिप नहीं होती। खैर मैं भी कोशिश करता हूँ आपको दिखा सकूँ उसकी चिप भी। ठीक है। और सेकेंडली आर्डविनो, और एक जनरल सी कॉन्सेप्शन भी दूर कर देता हूँ मैं आपकी। आर्डविनो या ESP32 इज नॉट अ माइक्रो कंट्रोलर, इट इज अ डेवलपमेंट बोर्ड। आर्डविनो इज अ डेवलपमेंट बोर्ड। ESP तो चले, फिर ESP की चिप का नाम भी ESP32 है, बट आर्डविनो, ऊनो हो गई, नैनो हो गई, और ड्यू आती है, मल्टीपल टाइप्स है, ओपन सोर्स है तो मल्टीपल टाइप्स है इसकी। ठीक है। तो दिस इज अ माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड, ये खुद से कोई माइक्रो कंट्रोलर नहीं है। माइक्रो कंट्रोलर इसके ऊपर ये लगा हुआ होता है, ये लगा हुआ, ठीक है, ये ब्लैक कलर का लंबा सा, दिस इज द माइक्रो कंट्रोलर। अच्छा, माइक्रो कंट्रोलर है कौन सा? एटमेगा 328P बहुत जनरल माइक्रो कंट्रोलर है जो यूटिलाइज होता है आर्डुइनो की चिप्स में। इसके अलावा एटमेगा 16U2 के नाम से एक आता है, बहुत सारे हैं, यू नेम इट। ठीक है। सबसे छोटे की बात करूं अगर मैं, तो सबसे छोटा माइक्रो कंट्रोलर है इनका 80Tiny85, अगर किसी ने देखी हो। आई डोंट थिंक किसी ने नाम भी सुना होगा, क्योंकि बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है उसको यूज़ करने की, और मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप उसको यूज़ करके देखें। सही है। इट इज इन डिप पैकेजिंग, 8 पिन होती है, 8 पिन का छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर है, किसी आर्डविनो के थ्रू प्रोग्राम कर सकते हैं आप उसे। ठीक है, मैं उसके डेटा शीट्स और उसके लिंक्स में आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। डू ट्राई इट, बहुत अच्छी चीज़ है वो। एक इतना छोटा और इतना बेहतरीन कंट्रोलर है जिसमें SPI कम्युनिकेशन तक अवेलेबल है। व्हाट इज SPI कम्युनिकेशन, आगे चल के बात करते हैं। अच्छा, मैं ज़रा पहले आपको डेटा शीट दिखाऊं। अच्छा, डेटा शीट विजिबल है सबको? सही, आ गई स्क्रीन पे। अच्छा, ये आप स्टार्ट में देख सकते हैं, ESP32 की पूरी सीरीज है। ठीक। और यहाँ पे अगर देखें तो उस पर लिखा हुआ है बाकायदा 2.4 GHz वाईफाई प्लस ब्लूटूथ LE SoC। SoC क्या होता है? सिस्टम ऑन चिप। जब आप एक पूरा सिस्टम एक छोटी सी चिप के ऊपर डिजाइन कर दो, दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑन चिप। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच है 2028 में पास आउट होने वाला, टू सॉरी 2028, यस, 2028 का जो पास आउट होने वाला बैच है उनका कोर्स है SoC का, तो दे विल बी लर्निंग अबाउट इट। बाकी जो बैचेस हैं उनका नहीं है, इलेक्टिव में भी नहीं है, तो खैर। अच्छा, यहाँ से आपको टाइप्स देखना शुरू हो जाएंगी। ESP32 में V3 वर्जन है, D0WD है, वरूम 32 जिसे बोलते हैं जनरली। ठीक है। फिर कीप मूविंग फॉरवर्ड, डिफरेंट अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक। ये एक ज़रा इंटरनल आर्किटेक्चर आपको इसका दिख जाएगा, इसको मैं ज़रा जूम करूँ तो ये इंटरनल आर्किटेक्चर है आपकी चिप का। ये वो आर्किटेक्चर है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि माइक्रो कंट्रोलर्स के आर्किटेक्चर्स होते हैं। अब आप अगर इसमें देखें तो RF रिसीवर, क्लॉक जनरेटर, ब्लूटूथ का अपना लिंक, ब्लूटूथ की बेस बैंड, वाईफाई की अपनी मैक और चिप्स हो गई, ये आ गए सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स आपके। SPI, I2C, I2S, SDIO, UART। इस पे एक और सेशन कर लेंगे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स पे। अभी ओवरव्यू दे दूंगा मैं आपको। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स आ गए, RTC वगैरह आ गया। ठीक है। कोर की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं एक्सटेंसा की 32 बिट चिप लगी हुई है जिसमें कैशे भी है X6 तक। ठीक। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं वाईफाई के फीचर्स की, तो ऑटोमेटेड बीकन वगैरह है, और क्या होता है ये मैं आगे बताता हूँ आपको।
ब्लूटूथ की कंपेटिबिलिटी की बात करते हैं तो वर्जन्स के हिसाब से ब्लूटूथ एडवांस होती गई है, तो इसमें 4.2 तक अवेलेबल है, 5 भी आई है बाद में। अच्छा, यहाँ से बात आती है सारी। डुअल कोर, 2 कोर्स, 240 मेगाहर्ट्ज की स्पीड है, ठीक है, और 488 किलोबाइट की रोम मौजूद है, जिसमें से 520 किलोबाइट की एस रैम भी एक अवेलेबल है, ये दोनों अलग अलग अवेलेबल है, ठीक है। और 16 किलोबाइट की एस रैम है आरटीसी के अंदर डेटा सेव करने के लिए। आरटीसी क्या होता है? रियल टाइम क्लॉक को आरटीसी कहते हैं। लेट्स से अगर मुझे डेटा सेव कराना है कि मेरा सेंसर से डेटा आया और मुझे टाइम स्टैम्प भी सेव करानी है कि ये किस वक्त आया था, तो वो वहां पे मैं आरटीसी का मॉड्यूल यूज करूंगा। आर्डविनो के साथ अगर यूज करेंगे, व्हाट इज एस रैम सवाल है आपका। एस रैम होती है आपके पास, अगर सिंपल बताने की कोशिश की जाए तो स्टैटिक रैम को कहते हैं। अच्छा, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में फ़र्क क्या होता है, ये थोड़ा बहुत डेप्थ हो जाएगी बहुत ज़्यादा आईसी डिज़ाइनिंग की, ऐसे ही बता देता हूँ। स्टैटिक रैम इज़ लाइक जिसके अंदर खर्चा ज़्यादा हो, सिंपल, ठीक है। ये मैंने बहुत जनरल ओवरव्यू दिया है। खर्चा ज़्यादा होता है और लेस रिलायबल कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्पीड ज़्यादा होती है। पहले बता दूं, स्पीड ज़्यादा होती है। रिफ्रेश रेट होता है एस रैम का, रिफ्रेश करने की नीड होती है बार बार। डायनेमिक रैम में क्या होता है, एक बार डेटा सेव कर दिया, अब रिफ्रेश करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उसका सर्किट बड़ा होता है, एस रैम के सर्किट छोटे होते हैं, दैट्स अ बिट डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, फ्लैश क्या होती है? फ्लैश भी समवट लाइक दिस, नैंड फ्लैश और नॉर फ्लैश, दो फ्लैशेज आती हैं। फ्लैश इज अ टाइप ऑफ मेमोरी, और फ्लैश की बस एक खासियत बहुत बुरी होती है, जो कि है उसके डिग्रेडेशन, ठीक है। अगर एसएसडी आप लोगों के लैपटॉप्स में हो तो आपको पता होगा कि जितना टाइम यूज हुई हुई होती है, वो जितना एयर से यूज हो रही होती है, उतना उसकी प्राइस कम हो जाती है। उसका रीजन सिंपल से ये है कि आप जितनी दफा रीड और राइट करते हो डेटा ना फ्लैशेस के ऊपर, नैंड या नॉर फ्लैश के ऊपर, उतना ज्यादा वो डिग्रेड होती है, फिजिकली डिग्रेड होती है। अंदर उसका सर्किट पे जो लेयर्स है ना मॉसफेट्स बनाने के लिए, ट्रांजिस्टर मॉसफेट, ये तो जनरल आइडिया होगा सबको, ठीक है, वो डिग्रेड होने लगती है, ठीक है। और ये इनएविटेबल प्रोसेस है, आप इसे रोक नहीं सकते, स्लो डाउन कर सकते हो, रोक नहीं सकते। इससे बहुत बड़ा इशू आया था टेस्ला की कार्स के अंदर 2019 में जो सेल आउट हुई थी। 2024 में वो सारी कार्स रिटर्न मंगवाना पड़ी थी, क्योंकि उनकी फ्लैश सबकी एक्सपायर हो गई थी 4 साल के अंदर। फिर टेस्ला ने अपग्रेड निकाली थी और फ्लैश की राइटिंग और रीडिंग स्पीड को स्लो डाउन किया था, क्योंकि वो आप अवॉइड तो कर नहीं सकते, स्लो डाउन ही कर सकते हो। खैर, गेटिंग बैक टू द टॉपिक, रोम बता दिया मैंने आपको। क्यू एस पी आई सपोर्ट है, क्यू एस पी आई फ्लैश मेमोरी होती है, मैंने आपको बताया। एस रैम की ही चिप होती है जो कि फ्लैश के तौर पे यूज होती है। मल्टीपल फीचर्स होते हैं उसमें, क्या क्या फ्लैश करना है आपको, इट्स अप टू यू, ठीक है। क्लॉक्स और टाइमर्स क्या होते हैं? इंटरनल टाइमर्स की बात करते हैं आगे चल के। पीडब्ल्यूएम सिग्नल अगर आप लोगों को पता हो तो, पीडब्ल्यूएम सिग्नल जब जनरेट करवाते हैं तो वो टाइमर्स के थ्रू होता है। इंटरनल टाइमर्स उसे बताते हैं कि कब पल्स को ऑन करना है, कब ऑफ करना है, ठीक है। बना के बता दूंगा मैं अभी पल्स कैसी होती है। हैंग हो गया, अब हैंग हो गया, आपको तो नहीं पता, आप जब तक देखेंगे नहीं आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर मेरी आईओटी डिवाइस लगी हुई है तो क्या मुझे बार बार देखना पड़ेगा कि मेरा प्रोग्राम हैंग हुआ या क्या हुआ? नहीं ना। तो उसके लिए हम वॉचडॉग यूज करते हैं। वॉचडॉग इज काइंड ऑफ अ टाइमर, और वॉचडॉग क्या करता है, वॉचडॉग एक रीसेट सिग्नल भेजेगा जैसे प्रोग्राम फ्रीज हो जाएगा। उसे पता होता है कि कब रीसेट सिग्नल भेजना है, पूरा प्रोग्राम रीसेट हो जाएगा, आपकी चिप दोबारा से चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आगे आ जाए। जीपीआईओ पिंस क्या होती हैं? जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस। जनरल पर्पस का मतलब है कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। अब कुछ भी कैसे करते हैं, आपका सवाल हर हर बच्चे का होता है, मैंने ये बात नोटिस करी है। हर इंजीनियर जो आया है नया नया ना, इवन के थर्ड ईयर तक लोगों का सवाल होता है कि यार ये कैसे पता चलेगा कि मुझे ये काम करवाना है तो मैं ये माइक्रो कंट्रोलर लूं और इसके साथ ये सेंसर ऐसे लगाऊं, तो वो कैसे पता चलेगा? उस पे हम बात करेंगे आज के टॉपिक में। ये सेशन आईओटी भी एक्सप्लोर करेगा और आपको सेंसर्स इंटीग्रेट करना भी बताएगा, ठीक है। अच्छा, बाकी ये एडीसी डीएसी वगैरह है, एसपीआई इंटरफेस, आई टू सी इंटरफेस, यहाँ देख लें दो दो इंटरफेसेस हैं, तीन यूआरट इंटरफेसेस हैं। अब आप खुद देखें, एक इंटरफेस पे अगर 3 डिवाइसेस लग सकती हैं तो 6 डिवाइसेस यहाँ लग गई, 2 इंटरफेसेस पे आई टू सी के। एसपीआई के 4 इंटरफेस हैं, एक इंटरफेस पे 2 डिवाइसेस लगती हैं इजीली, ठीक है।
तो 4 टू जार 8 डिवाइसेस यहाँ लग गई। यूआर्ट के एक इंटरफेस पे एक ही डिवाइस लगती है, तो 3 पे 3 लग जाएंगी, ठीक है। और कंटिन्यू मतलब इथरनेट भी है, सब कुछ है, तो कितनी डिवाइसेस मैंने गिनवा दी आपको अभी, 20 डिवाइसेस तो आराम से हो गई होंगी। एक इतना सा कंट्रोलर 20 डिवाइसेस चला रहा है, ठीक है। पावर मैनेजमेंट अच्छी है, आपकी जो चिप है वो 40 मिली एम्पेयर्स लेती है, माइक्रो एम्पेयर्स लेती है, जो ESP32 है वर्किंग पोजीशन में, ठीक है। और डीप स्लीप का एक मोड होता है। डीप स्लीप क्या होता है? डीप स्लीप के केस में जैसे मुझे कोई काम नहीं है, अभी कोई डेटा नहीं रिसीव हो रहा, तो कंट्रोलर स्लीप मोड में चला जाता है, उसमें आपकी कंजम्पशन हो जाती है 10 माइक्रो एम्पेयर्स और रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं पिंस के ऊपर आपकी, थोड़ा सा पिंस का इंटरव्यू देके मैं आपको फिर, ओके, दैट इज अ पिन लेआउट। ये आपकी ओरिजिनल चिप है, ठीक है। ये आपकी चिप है जो ESP32 के अंदर लगी हुई होती है। हमने जनरली ये नहीं देखी, हमने क्या देखा है वो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये आपको विजिबल हो गई। हमने जनरली ये देखा है लगा हुआ ESP32 के बोर्ड के ऊपर, ठीक है। दिस इज द चिप, लेकिन इसके अंदर और मल्टीपल चीजें, इसमें फ्लैश वगैरह अलग से लगी हुई है, ठीक है। और कुछ कम्युनिकेशन के पार्ट्स भी लगे हुए होते हैं। तो हमने जनरली ये चिप देखी है, बट होता क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना सिल्वर कलर का पार्ट जिसपे मेरा कर्सर है, जिसपे लिखा हुआ होता है वाईफाई ESP32 रूम 32, दिस इज कॉल्ड शील्ड। ये मेटल का केस होता है, ठीक है। और ये केज की तरह होता है, दिस इज कॉल्ड फेरेडे केज। अगर फेरेडे लॉ किसी ने पढ़ा हो इसके इससे रिलेटेड, तो उसके अंदर आपके पास ये होता था। अभी भी आप ट्राई कर सकते हैं, एल्युमिनियम फॉयल लें किचन से, डांट तो पड़ेगी थोड़ी सी अम्मी से, लेकिन ले लीजिएगा, और अपना सेल फोन उसमें कवर कर लें, ठीक है। और सेल फोन कवर करने के बाद कॉल कीजिएगा अपने मोबाइल फोन पे, तो सिग्नल आना बंद हो गए होंगे, कॉल नहीं लगेगी, ठीक है। रीजन, फेरेडे केज फॉर्म कर लिया आपने, सारे सिग्नल अंदर कंटेन हो गए, बाहर का सिग्नल कोई इफेक्ट नहीं करेगा, सही है। सेम गोज फॉर दिस चिप। इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स से बचाने के लिए हम ये केज बनाते हैं, और इसके ऊपर ग्राउंड का सिग्नल लगा हुआ होता है, ताकि सारे एक्सटर्नल EMIs वगैरह सब कैंसिल हो जाए और चिप आपकी प्रोटेक्टेड रहे। अच्छा, अंदर से चिप कैसी होती है वो मैंने आपको डिज़ाइन अभी दिखाया था, वो ओरिजिनल चिप होती है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ आगे कहीं पे। खैर, यहाँ से आप ज़रा पिंस देखना शुरू करें। ग्राउंड हो गया, 3.3 वोल्ट हो गई, इनेबल छोड़ दें। GPIO पिंस गिने, यहाँ से देखें 36 तक तो जाती हैं इजीली, ठीक है। सारी यूज़ की नहीं होती, बट या टच के लिए, टच पैनल के लिए कुछ पिंस दी हुई हैं, ठीक है। SPI कम्युनिकेशन है, UART की पिंस हैं। और यहाँ आ जाए तो SCL SDA इज़ फॉर सीरियल कम्युनिकेशन, I2C कम्युनिकेशन, ठीक है। और SD कार्ड की अपनी पिन्स होती थी, अभी मुझे नज़र नहीं आ रही। DAC की पिन्स आ गई, ठीक है। SD कार्ड की पिन्स शायद इस पे नहीं लिखी हुई, खैर SD कार्ड की अपनी पिन्स होती हैं इस पे अवेलेबल। अब आपको पिन देख के कुछ आइडिया हो रहा है? यहाँ पे पिन पे देखें, GPIO 22 इज SCL, GPIO 33 इज SDA। अगर मैं आपको एक सेंसर प्रोवाइड कर दूं जो इस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे वर्क करता हो, क्या आप उसे कम्युनिकेट नहीं करा सकते? ऑब्वियसली करवा सकते हैं। सारी बात कहाँ से आई? डेटा शीट पढ़नी थी, ठीक है, और चिप की नॉलेज होनी चाहिए थी। लेट से अगर मेरे पास एक प्रोजेक्ट आता है, मुझे पहले तो पता होना चाहिए मुझे यूज़ क्या करना है। वो पता कैसे चलेगा? मैंने आपको बता दिया, डेटा शीट खोली मैंने, मेमोरी देख ली, वाईफाई इनेबिलिटी देख ली, और ब्लूटूथ भी अवेलेबल है। अगर मेरे प्रोजेक्ट में नीड है तो ओके, अगर प्रोजेक्ट में नीड नहीं है तो फिर इतना बड़ा माइक्रो कंट्रोलर मैं यूज़ नहीं करूँगा, फिर आर्डुइनो यूज़ करूँगा। अब फ़र्क समझ आ रहा है? आर्डुइनो में ना वाईफाई है, आर्डुइनो में ना ब्लूटूथ है। अगर ब्लूटूथ लगाना है तो HC05 अलग से लगाना पड़ता है, ठीक है। वाईफाई के लिए वाईफाई के की चिप आती है ESP1 के नाम से, वो इंटीग्रेट होती है उसके साथ, आपकी आर्डुइनो बोर्ड के साथ। आगे बात करते हैं अगर उसकी
लेट्स से हाँ, बिट्स की नंबर ऑफ बिट्स की अगर बात करें, तो ESP32 इज अ 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, STM32 का नाम सुना होगा, वो भी 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, आर्डुइनो इज अ 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर, हाफ हो गया डेटा साइज, तो प्रोसेसिंग भी कम हो गई, ऑब्वियसली इतना स्ट्रांग नहीं है वो। सही। और दूसरी चीज, आर्डुइनो की स्पीड स्लो है। आर्डुइनो वर्क्स ऑन 16 मेगाहर्ट्ज क्लॉक। ठीक है, मैक्सिमम ओवरक्लॉक अगर करते हैं तो 20 मेगाहर्ट्ज होता है। ओवरक्लॉक करना क्या होता है? ओवरक्लॉक इज लाइक, आप एक उसका जो ओरिजिनल क्लॉक क्रिस्टल लगा है वो हटा के अपनी तरफ से एक हाई फ्रिक्वेंसी का क्रिस्टल लगा दो। उससे आपकी प्रोसेसर की स्पीड तो बढ़ जाएगी, लेकिन हीटअप ज़्यादा होगा और डैमेज होने का चांस होता है। ठीक है, कंप्यूटर्स को भी ओवरक्लॉक करते हैं, सारी कोर्स एक्टिवेट कर दें, स्पीड फुल कर दें, फैन बहुत तेज स्पिन होगा लेकिन बहुत तेज चलने लगेगा, लाइक क्लिक करते ही टास्क होने लगेंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब आपको आइडिया होगा 2016 या 15 से इतना एनहेंसमेंट क्यों आई थी। उसका सिंपल सा रीजन था कि एक ही कंट्रोलर के ऊपर आपको वाईफाई और ब्लूटूथ मिल गया, और उसकी डेटा रेंज भी ज़्यादा है, उसके अंदर मल्टीपल सेंसर्स इंटीग्रेट हो सकते हैं, और वो सस्ता भी है, कोई महंगा नहीं है। 950 रुपीज़ की होती है आपकी जो ESP32 है, 950 रुपीज़ की है। और आर्डविनो की बात करते हैं तो आर्डविनो इज अराउंड 550, तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है। और आर्डविनो में HC05 अगर लगाएंगे तो 350 तक का है वो मार्केट में इस वक्त। वही बात आ जाएगी, खाली ब्लूटूथ ऐड करने के लिए आप उसी प्राइस के बराबर आ जाओगे, तो ये तो बेवकूफ़ी है ना। एक और मजे की बात, अगर वाईफाई ब्लूटूथ अवेलेबल नहीं है तो एक ESP32 दूसरी ESP32 से खुद बात कर सकती है, अपने नेटवर्क को जनरेट करके। उसको कहते हैं ESP नाउ प्रोटोकॉल। ये सिर्फ ESP के अंदर होता है। ESP नाउ में क्या होता है, एक ESP दूसरी ESP को ESP नाउ के ऊपर कमांड भेजती है, जैसे वाईफाई होता है ऐसे ESP नाउ होता है। ये सिर्फ दोनों ESP के बीच में कम्युनिकेशन होगा। दो इसकी रेंज कम होती है, बट इट इज गुड। ठीक है। अच्छा, पिंस मैंने आपको दिखा दी। हाँ, एक और बड़ी बात इसके अंदर, इसकी सारी पिंस जो है वो PWM सिग्नल आउटपुट कर सकती हैं। वेयर एज आर्डविनो की बात करें तो खाली 6 पिंस के ऊपर ऑप्शन होता है PWM आउट करने का। ठीक है, PWM सिग्नल क्या होता है मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखा देता हूँ क्या होता है। अच्छा, ये व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा होगा। ठीक है। ओके, तो ये शायद हैंग हो रहा है, तो एक काम करते हैं। ठीक है, मैं आपको सिग्नल्स दिखा देता हूँ एक ही दफ़ा, पहले सेंसर्स भी देख लें, उसके सिग्नल्स भी आपको मुझे दिखाने हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? ऑल क्लियर? बोर तो नहीं हो रहा है? ओके। अच्छा, सेंसर्स की अगर बात करें तो IoT डिवाइसेस में देखें, मैंने माइक्रो कंट्रोलर्स आपको बता दिए। माइक्रो कंट्रोलर अपनी जगह, लेकिन वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। आपको एक सेंसर लगाना होगा माइक्रो कंट्रोलर डिटेक्ट करने के लिए। लेट मी शो यू एन IoT डिवाइस जो मैंने रिसेंट में बनाई थी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक IoT डिवाइस कैसी दिखती है। ठीक।
ओके, तो अगर ये आपको एक डिवाइस दिख रही हो, इसमें ESP32 लगी हुई है, ठीक है, और ESP32 के साथ ये विजिबल है ना सबको? ओके, तो इसमें आपके पास पावर चार्जिंग के लिए मॉड्यूल लगा है, बैटरी लगी है। क्वेश्चन है किसी का? श्योर, बोलें बिल्कुल। टाइप कर दें या फ़ोन माइक्रोफ़ोन ऑन करके भी बोल सकते हैं, ठीक है, इट्स फाइन। अच्छा, मैंने बताया था कि कितनी चिप्स लगा सकते हैं, वो रिवाइज़ कर दें। अब मैं बता देता हूँ कैसे बताते हैं चिप्स का। और ठीक है, दैट्स इट। खैर, ये मैं बता रहा था कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक ESP32 है, एक जायरो, अगर नाम सुना हो, गायरो और जायरो वॉट एवर यू कॉल इट, ठीक है। MPU 6050 इज़ अ जायरो सेंसर, ठीक है। वो यूज़ करते हैं हम फॉर एंगल मेजरमेंट, ठीक है। एयर में एंगल कैसे देखेंगे, ड्रोन्स वगैरह में जनरली लगा हुआ होता है। तो उसमें ये होता है कि आप ड्रोन को पता चल रहा होता है कि जब भी टिल्ट होगा ना सेंसर, तो एंगल चेंज होगा, उसे उस साइड की मोटर्स की स्पीड बढ़ानी है और दूसरी साइड की कम करनी है, तो वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली यहाँ पे देखें तो ये एक स्पेशली अलग से मॉड्यूल लगाया है मैंने, जिसमें एंटीना का ऑप्शन है। दिस इज NRF24L01, ये भी 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेट करता है, रेडियो मॉड्यूल है। तो अब क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाई एम आई यूजिंग दिस जब मेरे पास वाईफाई और सब कुछ है? तो इशू ये आ रहा था कि इस डिवाइस की रेंज बढ़ानी थी, तो मुझे ये अलग से मॉड्यूल लगाना पड़ा। इस मॉड्यूल से मुझे रेंज मिल रही है अराउंड 800 मीटर्स, 1 किलोमीटर भी हो जाती है अगर लाइन ऑफ साइट क्लियर हो, ठीक है। ये GPS मॉड्यूल आ गया, ठीक है। और ये हार्ट रेट सेंसर आ गया। मैं इसकी और अपडेटेड वर्जन आपको दिखाऊं अगर, तो ओके, तो दिस वन इज मोर अपडेटेड, विजिबल आपको नहीं हुई, एक मिनट, ठीक है, अब हो जाएगी। यस, तो ये वाली जो इमेज है, इसमें अगर आप देखें तो काफ़ी मैंने एक चीज़ चेंज कर दी है, दैट इज़ दिस सेंसर। ये मैंने हार्ट रेट सेंसर दूसरा लगाया है, ये ज़्यादा बेटर है, ये ब्लड ऑक्सीजन भी मेजर करता है, बहुत सारी चीज़ें मेजर कर लेता है। तो ये चेंजेस की थी। इसके अलावा इसकी PCB भी डिज़ाइन हुई हुई है, सब कुछ डिज़ाइंड है इसका, ठीक है। वो किसी और दिन के लिए रखते हैं। खैर, कंटिन्यू बैक टू द टॉपिक। तो अच्छा, मैं बता रहा था कि कैलकुलेशन कैसे की थी चिप की, कि कितनी चीज़ें लग सकती हैं, तो वो मैंने की थी डेटा शीट से, ठीक है। ये रही डेटा शीट, और डेटा शीट में ऊपर आ जाएं अगर, तो आपको मिल जाएंगे उसके पैरामीटर्स कितने हैं, चिप के, ठीक है। चिप के पैरामीटर्स में यहाँ से देखना शुरू करें अगर, तो ये रहा, दो I2C इंटरफेस हैं, दो अलग से I2C इंटरफेस हैं, ये डबल डबल होते हैं, सॉरी, दो I2S हैं, दो I2C हैं, ठीक है। चार SPI इंटरफेस हैं, टच सेंसर की 10 टच सेंसर 10 लग सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कैलकुलेशन की थी कि एक SPI इंटरफेस के ऊपर एक फैन आउट की रेंज होती है कि इतनी डिवाइसेस पैरेलल में लगा सकते हैं एक इंटरफेस पे, उसके बाद उसकी करंट कंजम्पशन की लिमिट एक्सीड हो जाती है। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें आप सर्च करके देख सकते हैं कितनी लगती है, नीचे डेटा शीट में बताया हुआ है। एक इंटरफेस के ऊपर अराउंड 2 to 3 डिवाइस इजीली सपोर्ट हो जाती है। तो चार SPI इंटरफेस का मतलब हुआ इजीली आप कितनी लगा सकते हो, 8 डिवाइसेस, 10 डिवाइसेस आराम से लगा सकते हो, ठीक है। I2C इंटरफेस दो अवेलेबल हैं, एक I2C के ऊपर 3 डिवाइसेस, 2 डिवाइसेस इजीली लगती हैं, ठीक है। दो मैंने इंटीग्रेट की हुई हैं अभी, जो कि चल रही हैं इजीली, ठीक।
यूआर्ट के 3 इंटरफेस हैं, एक यूआर्ट पे एक ही लगाते हैं हम जनरली। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं कितनी डिवाइसेस लग सकती हैं। अच्छा, बैक टू द चिप। तो दीज आर दीज वर द जीपीआईओ पिंस। ठीक है, ये कुछ पिंस हैं सेंसर की, इस तरह से होती हैं। सेंसर्स के लिए होती हैं, टच सेंसर के लिए होती हैं जनरली, डिस्प्ले वाले। तो इसमें क्या होता है, आप आउटपुट नहीं निकाल सकते, सिर्फ इनपुट ही होता है इसमें। ठीक। और मैं आपको एंड में कुछ डिवाइसेस दिखाऊंगा आईओटी बेस्ड जो मैंने बनाई हैं। और इसके अलावा फिर ये फ्लैश मेमोरी की कुछ पिंस हैं, ये आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये पिंस जनरली मेंशन नहीं होती बोर्ड के ऊपर। ठीक है, जो मेंशन होती हैं वो ग्रीन से टिक है। इंटरप्ट्स की पिन है, एडीसी की पिन है। एडीसी होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। हमारे जितने भी कंट्रोलर्स हैं ये सब डिजिटल होते हैं, ये सब डिजिटल प्रोसेसिंग करते हैं। तो होता क्या है कि जब भी हम कोई एनालॉग इनपुट लेके आते हैं तो वो डिजिटल कन्वर्ट होके जाता है, इस वाली इन वाली पिंस पे से ना, वो डिजिटली कन्वर्ट होके जाता है। और डिजिटली कन्वर्ट होने के बाद प्रोसेसर को डेटा मिलता है। तो दीज पिंस आर कॉल्ड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टेड पिंस। ठीक है, ऐसे डीएसी के पिंस हैं, यहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग आउटपुट होता है जनरली, डिजिटल का एनालॉग आउटपुट मिलेगा आपको। ये वोल्टेज सिग्नल्स की रेंज में होता है। हाँ हाँ, एक और बड़ी बात, ESP32 3.3 वोल्ट्स पे ऑपरेट करती है। ठीक है, एंड जो आपकी वो है आर्डविनो, वो 5 वोल्ट्स पे ऑपरेट करती है। उसकी सारी पिन्स पे आप 5 वोल्ट्स दे सकते हो, लेकिन 5 से एक्सीड करने पे अराउंड 5.4 वोल्ट के बाद वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, ESP32 की बात करें तो 3.6 वोल्ट्स तक सपोर्ट है, 4 वोल्ट भी चल जाता है, इससे ज़्यादा पे डैमेज हो जाती है, परमानेंट डैमेज होती है, वो रिपेयर नहीं होती, याद रखना है आपने। ठीक है, I2C की पिन्स आ गई। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा सेंसर्स की इंटीग्रेशन बताना चाह रहा हूँ। तो खैर हम न्यू मीट ओपन कर लेंगे इसके बाद। तो मैंने कुछ सेंसर्स की बात की थी, तो अगर सेंसर्स पे आए तो ओके, दीज आर अ लॉट ऑफ सेंसर। ये तो चेक होता है। ठीक है, ये फर्क होता है। टच सेंसर आ गया, ह्यूमिडिटी हो गया, वाटर फ्लो सेंसर है, इसमें कोई भी लिक्विड फ्लो करा सकते हैं, लेकिन उसको फिर आपको रेंज डिफाइन करना होती है डेंसिटी के हिसाब से। ठीक है, इसमें एक फैन लगा हुआ होता है जनरली, वो फैन रोटेट होता है और उससे एक मोटर रोटेट होती है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। जितनी ज्यादा वोल्टेजेस मिलेंगे उतना तेज फैन रोटेट हो रहा है, उतना ज्यादा आपका वाटर का फ्लो है। गुड। अच्छा, ठीक है, कहाँ तक किया था, सेंसर्स तक कर लिया था। ओके, दीज आर फ्यू हार्डवेयर सेंसर्स लाइक ये टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर है, DHT11 और DHT22 दो आते हैं। अब यहाँ से मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ सेंसर्स को इंटीग्रेट कैसे करते हैं एक चिप के साथ। अगर यहाँ पे गौर करें तो इस पे पिंस पे पिन आउट लिखा हुआ है, VCC आउट और ग्राउंड। अच्छा, इसका VCC इसकी डेटा शीट से मिलता है, इसकी डेटा शीट आपको सर्च करना पड़ेगी, हर सेंसर की डेटा शीट सर्च करना पड़ती है, इवन हर कंपोनेंट की सर्च करना पड़ती है। इसकी डेटा शीट में मैं जनरली बता देता हूँ, ये 5 वोल्ट ऑपरेटेड है। ठीक है, और ये आउटपुट में भी 5 देगा। अगर आपको इसको रिड्यूस करना है तो इट्स बेटर कि यहाँ पे 3.3 अप्लाई करके चेक कर लें, इफ इट रन्स तो इट्स बेटर। ठीक। uh, आगे बात करते हैं अगर, तो आपके पास ये रहा अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इसकी पिन्स पे लिखा हुआ है, ट्रिगर की पिन है, इको की पिन है, ग्राउंड है, और VCC पे 5 वोल्ट मेंशन्ड है। ठीक। ये वाले सेंसर की बात करें जो MQ13 है, ये वैसे ये MQ5 नहीं है, ये MQ13 है। तो MQ13 सुई गैस होता है या CO2 होता है, मेरे जहन में नहीं है अभी। खैर, इसका भी VCC ग्राउंड हो गया, इसके एनालॉग सिग्नल आउट है और लेवल सिग्नल इन आउटपुट है।
होता क्या है, एनालॉग सिग्नल आउटपुट की पिन है, मुझे पता चल गया एनालॉग सिग्नल आउटपुट है। मैं आऊंगा अपनी ESP32 पे, ठीक है, मुझे याद था एनालॉग पिन कहाँ थी। मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा एडीसी पिन के ऊपर। ये रहा, ये नहीं मेरी एडीसी की पिन, कोई भी एक पिन उठा के उससे कनेक्ट कर दूंगा। पिन के आगे लिखा हुआ होता है GPIO 36। ठीक है, ये GPIO 36 मैं कोड में यूज करूंगा। कोड में कैसे यूज करेंगे मैं भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये सेंसर ये सारे एक ही तरह के हैं पैसे, मैं आपको और कोई सेंसर दिखाऊं, खैर ये चलें, कोड वाली चीज़ देख लें, फिर मैं आपको और कोई सेंसर दिखाता हूँ। कोड के अंदर क्या होता है, लाइब्रेरीज या पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ते हैं। लेट मी शो यू। अच्छा, IDE की विंडो देखने आप लोग, कोड ओपन हो जाए फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से कोड होता है एक IoT डिवाइस का, ठीक है। जब तक ये लोड हो रहा है, काफ़ी बड़ा कोड है, लेट इट लोड, पीछे बहुत सारे टास्क ओपन हुए हैं, तो टिल देन हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। ओके, ओपन हो गया, ठीक है। ये एक हेल्थ मॉनिटरिंग की डिवाइस का कोड है, ठीक। यहाँ से आप देख सकते हैं पेशेंट की हेल्थ मॉनिटर करनी है, और एल्जाइमर के पेशेंट्स के लिए ये इन जनरल, ठीक है। FFT वगैरह लगी है, खैर। तो यहाँ अगर देखें, ESP32 के साथ NRF24L01 यूटिलाइज करवाया था मैंने। तो होता क्या है, ये है असल काम, ये लाइब्रेरीज को डिफाइन करना। SPI कम्युनिकेशन की लाइब्रेरी ये रही आपकी, ठीक है। फिर आगे बात करें NRF की लाइब्रेरी, फिर RF24 इज ऑल्सो फॉर NRF। वायर डॉट एच की लाइब्रेरी है हार्ड वायर सेंसर्स के लिए, जैसे मैक्स का सेंसर है वो, उसके लिए I2C का प्रोटोकॉल मैं बार बार डिफाइन नहीं करता यहाँ पे, मैं खाली वायर डॉट एच लिख देता हूँ, उसे पता है I2C है, ठीक है। ये एडाफ्रूट की लाइब्रेरी है MPU 6050 सेंसर के लिए। फिर अगेन ये एक सेंसर की लाइब्रेरी है। GPS के लिए मैंने टाइनी GPS यूज़ किया। फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, जिन्होंने डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग या सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का कोर्स पढ़ा होगा, दे माइट नो, तो उन्हें पता होगा कि खैर सिग्नल एंड सिस्टम इज अ नाइटमेयर कोर्स। वो छोड़ें, FFT पे बात करते हैं। फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म की एक लाइब्रेरी यहाँ यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। ये सेंसर की लाइब्रेरी आ गई। अब मैंने मैक्स 30105 हार्ट रेट सेंसर यूज़ किया, तो मुझे उसकी लाइब्रेरी यहाँ पे इंक्लूड करना है। लाइब्रेरी मिलेगी कहाँ से, मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे सर्च करूँगा मैक्स 3010, मेरा कौन सा था, 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। ये देखें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, स्पार्क फन की तरफ से 3010X लिखा है, क्योंकि इसमें मॉडल्स आते हैं, एक्स की जगह 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, डिपेंड्स कौन सा मॉडल है, ठीक है। ये मैंने इंस्टॉल की हुई है। ऐसे ही अगर हार्ट रेट डॉट एच की बात करें तो ये भी लाइब्रेरी यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा और कुछ मैं आपको प्री इंस्टॉल्ड भी दिखाता हूँ,
ठीक है, खैर पहले कोड थोड़ा सा और देख लें। ये देखें CECSN की पिन है, दीज आर द पिन्स फॉर द SPI प्रोटोकॉल। ये फिक्स होती है कुछ पिन्स ना, जैसे मास्टर इन स्लेव आउट है, मास्टर आउट स्लेव इन है, मोसी और मीसो के पिन्स हैं, दीज पिन्स आर फिक्स्ड। तो वो पिन्स आ गई आपकी यहाँ पे। रेडियो कम्युनिकेशन स्टार्ट कराने के लिए एक लाइब्रेरी को इनिशियलाइज करा दिया, फिर एक मैंने एड्रेस दे दिया जिसके ऊपर मेरी कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। ऐसे ये सेंसर की RX TX पिन, RX TX आर द पिन्स फॉर द UART प्रोटोकॉल। अगर आप देखें तो पिन 16 और 17, और मैंने आपको वहाँ पे दिखाया भी था, मैं वापस दिखा दूंगा उसमें स्क्रीन शेयर करके, तो उसमें भी पिन 16 एंड 17 इज फॉर द UART प्रोटोकॉल, ठीक है। अच्छा, GPS आ गया, रीसेट बटन एक मैंने लगाया डिजिटल, तो ये सब मैंने डिफाइन कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। फिर मैंने अपने डेटा का स्ट्रक्चर डिफाइन किया कि इस तरह का डेटा सेंड होना चाहिए NRF24 पे। इसके बाद मैंने अपना कुछ वेरिएबल्स हैं फॉल वगैरह के, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, और यहाँ से फिर मेरा कैलकुलेशन शुरू हो गई है मेरी। हैवी साइन इज अ फंक्शन फॉर डिस्टेंस कैलकुलेशन थ्रू GPS, ठीक है, वो मैंने कैलकुलेट करवाया है यहाँ पे। और हार्ट रेट के लिए FFT अप्लाई किया। ये सब करने के बाद मैं लूप में चला जाता हूँ, सेटअप में चले जाऊँगा, सॉरी। पहले ऊपर डिफाइन करना होता है आपकी पिन्स और स्ट्रक्चर और फंक्शन सारे, फिर सेटअप के अंदर आके आपको बताना होता है कि कहाँ कौन सी पिन पे कौन सा कम्युनिकेशन स्टार्ट करानी है। 21-22 मेंशन किया है यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये ऊपर लिखा भी है मैंने I2C, तो 21 SCL और सीरियल डेटा 21 और सीरियल क्लॉक 22, ठीक है। डेटा शीट में देखा था हमने, MPU 6050 के लिए था, स्टार्ट हो गया वो। कंटिन्यू कंटिन्यू ये सब बिगिन कराने के बाद सारे सेंसर्स इनिशियलाइज करवा के मैं आ जाऊंगा लूप के अंदर। लूप में हम वो पार्ट रखते हैं कोड का जो बार बार चलाना है। अब यहाँ से आपको पता चलेगा मैंने क्यों कहा था कि माइक्रो कंट्रोलर को जब तक वोल्टेज मिलता रहेगा इट विल बी रनिंग द सेम प्रोग्राम टिल कयामत ना, तो कयामत तक वो अपना प्रोग्राम रन करता रहेगा, शायद ये पावर मिलती रहे, ठीक है। तो ये रीजन था, आपने जो चीज लूप में डाल दी ना वो बार बार होगी। जैसे मैंने एक बटन लगाया था GPS रीसेट कराने के लिए, ये बार बार चेक होता है, जब जब मैं डबल प्रेस करूंगा ये डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लोकेशन बार बार चेक हो रही है, और ये एक्सेलरेशन वगैरह बार बार चेक हो रही है जायरो से। दिस इज हाउ द कोड इज रिटन, ठीक है। अच्छा, इसका मैं आपको दूसरा पार्ट दिखाता हूँ कोड का, इसी कोड का। तो वो प्योर IoT बेस्ड है, उसके अंदर मैंने वाईफाई इनिशियलाइज करवाया है, और सर्वर भी यूज किया उसमें। फायरबेस का अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो फायरबेस इज अ सर्वर यूज्ड फॉर IoT डिवाइसेस जनरली, वैसे किसी भी एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो या अच्छा जी, ये वाली विंडो आपको दिख रही है अब, सेकंड वाली, ठीक है, सबको विजिबल है, सही। अच्छा, इसके अंदर आपको ज़्यादा IoT देखने को मिलेगी। मैं बताता हूँ कैसे। NRF से मैंने रिसीव किया डेटा, और वो डेटा वाईफाई के थ्रू सेंड किया है फायरबेस के ऊपर, ठीक है। अब आप देखें फायरबेस की अपनी लाइब्रेरी आ गई, ठीक है, वाईफाई मैनेजर आ गया, ठीक है, NRF आ गया, और वही SPI कम्युनिकेशन, क्योंकि NRF जो है SPI पे वर्क करता है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू आया था, क्योंकि कोड की लाइब्रेरी की लेंथ इतनी बड़ी थी कि मेरे पास जो ओरिजिनल फ्लैश का साइज है ना वो यूटिलाइज हो गया था पूरा। तो उसके लिए आप क्या करते हो, टूल्स में जाके यहाँ से आप फ्लैश एडजस्ट भी कर सकते हो। आर्डुइनो में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आप देखें क्लॉक स्पीड, फ्लैश की राइटिंग की स्पीड, और फ्लैश का साइज यहाँ से सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। 4 MB है मेरे पास, अभी इंस्टॉल्ड ही 4 MB आई है। जे टैग इज समथिंग एल्स, बाद में बात करते हैं। कोर 1 पे चल रहा हूँ मैं, डुअल कोर है, मैं आधा टास्क एक कोर पे, आधा टास्क दूसरी कोर पे करा सकता हूँ, ठीक है। आगे आ जाएं अगर, तो PS RAM मैंने डिसेबल करवाई हुई है, उसकी रीज़न बाद में बताता हूँ, ठीक है। पार्टीशन देखें अब आप, मैंने क्या सिलेक्ट किया, ह्यूज ऐप, नो OTA। अब मैं IoT डिवाइस की एक और आपको खासियत बताऊँ,
आपके मोबाइल फोन्स में एप्लीकेशन की अपडेट कैसे आती है? प्ले स्टोर के ऊपर, राइट? और आप उसे अपडेट कर लेते हो। आपकी आईओटी डिवाइस को भी अपडेट मिल सकती है थ्रू वाईफाई। आपको कोड बार बार चेंज करने की नीड ही नहीं है। मैंने अगर कोड अपना नया बनाया है, मेरी कंपनी है, मैंने एक डिवाइस बना ली है लेट से, ठीक है, और या लेट से मैं यूजर हूँ, आपकी कोई डिवाइस है, आप सेल करते हो मुझे, मैंने ले ली। अब आपने उसमें कोई रिफाइनमेंट्स करी है कोड के अंदर, आपको पता चला कि नहीं यार, ये वाली चीज अगर मैं इस तरह करता तो ये बेटर हो जाता, आपने वो चेंजेस कर लिए, ठीक है। अब आप मुझे कैसे बताओगे कि ये डिवाइस अपडेट करनी है मुझे? क्या बार बार आप एक एक के घर जाओगे उनकी लोकेशंस पे और उन्हें दोबारा नया कोड बर्न करके दोगे? नहीं, आप ओटीए यूज करोगे, आप ओवर द एयर वाईफाई पे अपडेट सेंड कर दोगे, आपकी डिवाइस खुद ही अपडेट हो जाती है, ठीक है। ये बहुत अच्छा फीचर है। तो यहाँ पे मैंने ओटीए बिल्कुल जीरो कर दिया था, जीरो ओटीए करके फिर मैंने इंस्टॉल किया, तो कोड को ज्यादा जगह मिली और कोड इंस्टॉल हो गया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो है वो 1.2 MB मिलती है आपके कोड को, अब जो है वो 3 MB मिल रही थी। तो दैट इज अ थिंग। इसके अलावा यहाँ पे मैंने ईएसपी के नाम से ही फेक ईमेल एड्रेस और पासवर्ड बना लिया था रजिस्ट्रेशन के लिए। और इसके बाद दैट्स इट। ये आपकी एपीआई की वगैरह हो गई, यूज़र की मेल हो गई, ये कुछ चीज़ें हो गई, ठीक है। ये सारा डेटा हो गया। अच्छा, इसका पैटर्न सेम होना चाहिए जो वहाँ से सेंड होने का पैटर्न है, और उसमें मैंने रिसीव करके फायरबेस पे सेंड किया था, ठीक है। इसकी पीसीबी वगैरह भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन हम पहले सेंसर इंटीग्रेशन पे बात कर रहे हैं। तो सेंसर इंटीग्रेशन बल्कि मैं आपको उसी से दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये विंडो देखिएगा, ये डिस्प्ले हो रही है सबको? ठीक है, गुड। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने स्कीमेटिक डिज़ाइन किया, लेकिन कैसे? सवाल फिर वही आता है। तो मैंने अभी आपको बताया, मैंने डेटा शीट देखी MPU 6050 की, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे पता चला SCL SDA की पिन यूटिलाइज होगी, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था SDA इज 21, SCL इज 22। मैंने अपनी ESP32 की चिप ली, ठीक है, और ESP32 की चिप में 22 और 21 वाली पिंस SCL और SD होती है, मैंने वो उठा ली यहाँ से और वो कनेक्ट करवा दी। सही है। ऐसे ही आप देखें UART की पिंस हैं, तो मैंने ये वाली UART नहीं यूज़ करी, मैंने 1617 वाली यूज़ करी है। इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन 1617 इज़ अ UART। और वो मैंने कहाँ यूज़ करी है? वो मैंने जीपीएस में यूज़ करी है, ये देखें। जीपीएस में मुझे पता चला भाई यूआर्ट कम्युनिकेशन है, उसकी डेटा शीट में लिखा था, और TXRX की पिन है। मैं गया डेटा शीट पिन आउट के ऊपर गया मैं ESP32 के, और मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ऐसे सेंसर्स को इंटीग्रेट करते हैं हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर में तो कोई इशू नहीं है। सॉफ्टवेयर में मैंने आपको दिखाया, लाइब्रेरी इंस्टॉल करी, पिन नंबर डिफाइन किया, और सेंसर का डेटा आपको मिलने लगा। अब आपको सेंसर से क्या करना है ये आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने जैसे जीपीएस से डिस्टेंस कैलकुलेट करवाया हुआ है, आप स्पीड कैलकुलेट करा लें, कोई मसला नहीं है, आराम से हो जाएगी। लोकेशन भी मैंने निकलवाई हुई, आप भी लोकेशन निकलवाएं, गूगल पे भी सेंड हो जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं एनआरएफ मॉड्यूल की। तो ये मेरा एनआरएफ मॉड्यूल है, और एनआरएफ की पिन्स ये लिखी हुई, CSN, चिप सेलेक्ट, मोसिमिसु, और CL के क्लॉक की पिन। ये मुझे पता था कि ESP32 पे कहाँ होती हैं, और वो मुझे कैसे पता था? मैंने डेटा शीट देखी थी, तो डेटा शीट से मैंने वो पिन्स निकाली और यहाँ लाके लगा दी। ये देखिए आपकी कौन कौन सी पिन्स थी, ठीक है, 23, 5, 4, 18 और 9। 18 और 19, 5, 4 और 23, ये रही, ठीक है। ये पिन्स यूटिलाइज कर ली, ऐसे हम यूज़ करते हैं। और फिर इसकी मैं आपको पीसीबी दिखाऊं, तो दिस इज़ द पीसीबी, ठीक है। ये सबको विजिबल है आई गेस, विंडो तो चेंज नहीं हुई, सही है।
अच्छा, 3D व्यू में कुछ ऐसी दिखती है। मैंने आपको बेयर चिप यूज़ करना बताई है, मैंने मॉड्यूल यूज़ करना नहीं बताया। मॉड्यूल पे भी सेम पिन आउट होता है, लेकिन मैंने बेयर चिप क्यों यूज़ करी है, जब हम किसी कंपनी के प्रोडक्ट या कुछ डिज़ाइन करते हैं तो हम उसमें बेयर चिप लगाते हैं। हम बार-बार पूरी ईएसपी नहीं लगाएँगे जगह कंज़्यूम करने के लिए। ठीक है? अच्छा, ये देखें, ये आपकी ईएसपी आ गई, एनआरएफ मॉड्यूल आ गया, यहाँ पे एमपीयू 6050 आएगा, यहाँ पे आपका जीपीएस आ जाएगा, बाकी इसके पावर मैनेजमेंट के बोर्ड्स यहाँ पे आ गए। सही है। और इसकी पीसीबी प्रिंट भी हुई हुई है मेरे पास, आई विल सेंड यू द पिक्स। तो दिस इज हाउ हार्डवेयर सेंसर्स आर बीइंग इंटीग्रेटेड। आई गेस थोड़ा आइडिया आप लोगों को हो गया होगा कि सेंसर्स कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें, माइक ऑन करके पूछ लें, टाइप कर दें, जो बेटर लगे। अच्छा, इंट्रोडक्शन अबाउट द माइक्रो कंट्रोलर्स, तो मैंने सिंपल ये बताया था कि वाई डोंट वी यूज़ आर्डविनो और ई एस पी 32 क्यों यूज़ करते हैं IoT डिवाइसेस के लिए। तो उसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न ये था कि ESP32 की प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा है, 32 बिट का कंट्रोलर है, और ESP32 में इनबिल्ट वाईफाई और ब्लूटूथ की कैपेबिलिटी मिलती है। उसके अलावा मैंने डेटा शीट से देख के बताया आपको कि कितने सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं और कितनी मल्टीपल पिन्स हैं उनकी। ठीक, दैट इज़ why we are using this microcontroller instead of Arduino। Arduino में लगा सकते हैं आप ब्लूटूथ मॉड्यूल, वाईफाई मॉड्यूल, लेकिन वही बात है ना, अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसमें चिप के ऊपर लगा हुआ आ रहा है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच। अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ द 8 पिन माइक्रो कंट्रोलर यू मेंशनड? ओके, 80 टाइनी 85 में यहाँ लिख देता हूँ, 80 टाइनी 85। अच्छा, इसमें 45, 85 और 84 इस तरह से बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो यू बेटर गो विद 85 क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, इससे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, मेरी लिंक्डइन अगर व्यू करें आप तो उस पर मिल जाएगा, अदरवाइज मैं पिक्चर दिखा दूंगा उसकी। तो इट वाज अ क्लॉक, बहुत ही सिंपल सी डिजिटल क्लॉक थी, और वो इससे मैंने बनाई थी, और खाली कंट्रोलर था और डिस्प्ले थी और दो स्विच लगे थे, कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट नहीं था उसमें। तो बहुत अच्छा कंट्रोलर है। ठीक है, एक ब्रीफ सा कंक्लूजन बता देता हूँ मैं आपको। ठीक, कि आईओटी का रोड मैप क्या था। आईओटी का रोड मैप बड़ा सिंपल था, हमें डिवाइसेस टू डिवाइसेस टॉक करना था। और टॉक करने का मतलब क्या होता है, एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कैसे बात करेगी, डेटा एक्सचेंज करके। सिंपल, डेटा एक्सचेंज करने के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल चाहिए थे, उसके लिए वायर्ड भी थे, लेकिन हर जगह वायर्ड प्रोटोकॉल यूज़ नहीं होता। मुझे वायरलेस प्रोटोकॉल चाहिए था, तो वाईफाई आ गया, ब्लूटूथ आ गया। फिर हमने इनबिल्ट वाईफाई ब्लूटूथ वाली चिप्स ले आए, और उसके अंदर इनबिल्ट वाईफाई और ब्लूटूथ वाली चिप्स में ESP32 वाज ऑन द टॉप, उसकी मेमोरीज अच्छी थी। ठीक है, और आगे जाएंगे आईओटी में तो माइक्रो प्रोसेसर आ जाएंगे, उसमें आपकी रास्पबेरी पाई वगैरह आ गई। ठीक है, सेंसर्स इंटीग्रेट करने का मेथड मैंने बताया कि डेटा शीट देखनी है सेंसर की, उसकी पिंस देखनी है, माइक्रो कंट्रोलर की पिंस और डेटा शीट देखनी है, उसको कैसे इंटरफेस करना है। सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वोल्टेज लेवल का, क्योंकि अगर MPU 6050 की ही बात करें तो MPU 6050 जो है वो हमारे पास 5 वोल्ट पे भी ऑपरेट हो जाता है, 3.3 पे भी। बट प्रॉब्लम इज दैट के उसके और ESP का जो लिंक होता है ना, वो 3.3 वोल्ट्स का होना चाहिए। ठीक है, तो उसको 3.3 करने के लिए हम उसके ऊपर एक रेगुलेटर लगाते हैं,
अब जो नए बोर्ड्स आ रहे हैं ना उसमें रेगुलेटर आ रहा है, वरना पहले जो बोर्ड्स थे वो 5 वोल्ट बेस्ड होते थे, तो उसके लिए आपको रेजिस्टर से वोल्टेज डिवाइडर बनाना पड़ता है। तो हम जो बेसिक्स पढ़ते हैं ना सर्किट्स की, तो ये मत सोचिएगा कभी कि अरे ये तो यूज नहीं होती या ये बेसिक क्यों पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वही ओम्स लॉ, वही किरचॉफ वोल्टेज लॉ, करंट लॉ, सारी वही चीजें यूज होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक डिवाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरा ऑन करके, ठीक, जल्दी से देख लीजिएगा। वैसे कैमरे का व्यू इतना अच्छा नहीं है ये वाला, तो इज इट विजिबल? हाँ, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है गालिबन, लेकिन अगर नहीं दिख रहा ना, हाँ सेम एग्जैक्टली, व्हाई इजंट इट विजिबल? ओके, तो कैमरा इज नॉट वर्किंग हियर, शायद मैंने एक्सेस डिनाई की हुई थी। खैर, तो मैं पिक्चर वैसे ही आपको भेज दूंगा। ओके ओके, हो गया। ठीक है, ये अगर आप एक डिवाइस देखें तो इसमें ESP32 लगी हुई है, ठीक, चार्जिंग मॉड्यूल है, इसको ऑन करके दिखा देता हूँ मैं। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये है किस काम के लिए, तो मैं आपको बता दूं, लेट इट बूट फर्स्ट, फिर बताता हूँ। अच्छा, ये मैंने बनाई थी आईओटी की कैपेबिलिटीज चेक करने के लिए कि आईओटी कितना वल्नरेबल है आपकी हैकिंग के रिस्पेक्ट से ना। यहाँ देखें तो वाईफाई टेस्ट हो सकता है, वाईफाई के अलावा ब्लूटूथ टेस्ट हो सकता है, ठीक है। ब्लूटूथ के अलावा सब गीगाहर्ट्ज है, आरएफ फ्रिक्वेंसीज हैं, इसके अलावा आरएफआईडी है, और वैसे इससे हैकिंग होती है, और क्रेडिट कार्ड्स भी हैक होते हैं। तो खैर, उसके लिए आपको इसमें कुछ मॉड्यूल लगाना पड़ेंगे, आई वॉन्ट बी टेलिंग दैट। तो इस तरह की डिवाइसेस होती हैं आईओटी की, और आईओटी के अपने प्रोटोकॉल्स को भी टेस्ट करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी का? कुड आई शेयर माई लिंक्डइन? मैं लिंक्डइन का लिंक सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। जो डिवाइस मैंने बनाई थी इसका नाम क्या था? इसका नाम वैसे तो मल्टीपल नेम्स हैं, डिपेंड कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ प्रीडिएटर ब्रूस के नाम से एक फ्रेमवेयर है, वो यूज़ कर रहा हूँ। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग डिवाइस है, और ब्रूस फ्रेमवेयर डला हुआ है। इसके अलावा ESP32 मिरॉडर के नाम से एक फ्रेमवेयर डल सकता है, और एलियन है, ब्रोकली है, बहुत सारे फ्रेमवेयर्स हैं, ठीक है। इसमें 3 फ्रेमवेयर्स अभी अपलोड हुए हैं, मल्टी सिलेक्शन का ऑप्शन है इसमें, सही।